स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बीजेटी के कॉन्फ़िगरेशन स्टडी किए थे। कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन एमिटर, इनका किस तरह से हम लोग कनेक्शन करते हैं एंड इनपुट एंड आउटपुट्स किस तरह से अप्लाई करे जाते हैं, इसमें कैसे आउटपुट मेज़र किया जाता है। तो वो चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। एंड इन टुडेज़ लेक्चर हम लोग इनके करंट गेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इन केस कि किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो आप हैंड रेज कर दीजिएगा या चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक, तो अब जब करंट गेन्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि जब भी हम गेन की बात करते हैं तो गेन का मतलब हो गया कि वी आर मेजरिंग द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट। तो इन दिस केस अगर हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करेंगे, हम करंट गेन्स को कैलकुलेट करेंगे, करंट गेन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेन हमारे पास में ये करंट्स होते हैं। ये इट इज़ अ करंट कंट्रोल डिवाइस। तो हम यहाँ पर करंट गेन की कैलकुलेशन करेंगे। और जब हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं तो हम इस करंट गेन को बीटा से डिनोट करते हैं इन केस ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अब एक और चीज़ है, क्योंकि हम इन डिवाइस को बीजेटी को फॉर एसी सप्लाई एंड फॉर डीसी सप्लाई दोनों के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम दोनों तरह की सप्लाईज यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स जो गेन होगा वो गेन भी दोनों तरह का गेन होगा, मतलब एसी गेन भी होगा एंड डीसी गेन भी अवेलेबल होगा। तो द सेम थिंग इज़ शोन इन दिस पीडीएफ कि सबसे पहले हम बात करेंगे डीसी करंट गेन की। तो जब डीसी करंट गेन की बात कर रहे हैं तो हम इसे बीटा डीसी से या नॉर्मली बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट विल बी द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो जब हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं तो आउटपुट करंट तो हमारी कलेक्टर करंट ही है एंड जो इनपुट करंट है, इनपुट करंट होती है बेस करंट। तो हम इन दोनों करंट्स का रेशियो ले लेंगे एंड इट विल बी इक्वल्स टू द करंट गेन बीटा। ठीक है, टिपिकल रेंज यहाँ पे बीटा की दी हुई है कि नॉर्मली ये इसी रेंज में रहता है, बिकॉज एक चीज़ हम लोगों को ये पता है कि जो करंट है हमारे पास में तीन करंट्स हैं। एक एमिटर करंट होती है आई, एक आईसी हो गई, एक आईबी हो गई, एंड आईबी इज़ द मिनिमम करंट, और जिसको कि हम लोग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल भी मानते हैं। तो समटाइम्स हम ये भी अज्यूम करते हैं कि आई इज़ नियरली इक्वल्स टू आईसी। तो अगर आईबी की वैल्यू बहुत कम है देन, और आईसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि दिस रेशियो यानी बीटा इज़ वेरी लार्ज। दैट इज़ वाई यहाँ पर बीटा की जो वैल्यू है वो अराउंड दिस रेंज में होती है। अब सेकंड थिंग क्या है कि हम एसी करंट गेन की बात करेंगे कि एसी करंट गेन क्या होगा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का। तो जब भी हम एसी यानी ऑल्टरनेटिंग वैल्यूज़ की बात करते हैं तो इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिंग वैल्यू हम जब भी ये रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो हम चेंज इन बेस करंट एंड ड्यू टू द चेंज इन दिस बेस करंट वी विल मेजर द चेंज इन कलेक्टर करंट इन द सेम टाइम, एंड फिर हम इसका रेशियो ले लेंगे एंड दिस रेशियो विल बी इक्वलेंट टू द एसी करंट गेन, जिसको कि हम बीटा एसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं या बीटा नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं।
एंड यहाँ पर एक पैरामीटर और लिखा हुआ है जिसे कि एच एफ ई कह रहे हैं, तो इसको हम एच एफ ई से भी डिनोट करते हैं। एंड ये आपके सिलेबस में नहीं है। एच पैरामीटर्स के टर्म्स में भी हम यहाँ पर ये सभी जो भी गेन्स हैं और अदर वेरिएबल्स हैं, इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस, उनको एच पैरामीटर्स के टर्म्स में भी शो करते हैं, मेज़र करते हैं। तो एच पैरामीटर्स कोर्स में नहीं है, बट यहाँ पर क्योंकि लिखा हुआ है तो हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर हम करंट गेन की बात कर रहे हैं तो एच एफ ई से हम करंट गेन को डिनोट करते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बस ये गेन का फॉर्मूला बस याद रखिएगा कि हम गेन की कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। हैंड रेज कर दीजिएगा जैसे ही किसी के पास कोई क्वेश्चन हो। ठीक, तो अल्फ़ा तो हम लोगों ने पढ़ लिया था करंट गेन, जो कि कॉमन बेस में होता है, एंड बीटा हमने स्टडी कर लिया कॉमन एमिटर के केस में। एंड नाउ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिलेशन बिटवीन करंट गेन्स अल्फ़ा एंड बीटा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और बिल्कुल रट्टा मार लीजिएगा। और कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है। हम सिर्फ इस इक्वेशन को लेते हैं, जो इक्वेशन हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि एमिटर करंट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। इस वाले एक्सप्रेशन को हम लेते हैं एंड इस एक्सप्रेशन में हम इससे आईसी से डिवीज़न कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। मतलब यहाँ पर हमारा आईसी से डिवीज़न हो जाएगा, सिमिलरली इधर भी हम आईसी से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही हम ये डिवीज़न परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास में जो इक्वेशन आएगी वो ये इक्वेशन आ जाएंगी, ये वाली इक्वेशन, आई ई अपॉन आई सी, आई बी अपॉन आई सी, और +1 आई सी वाला टर्म आई सी अपॉन आई सी से कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ अब हमने जो गेन्स पढ़े हैं, करंट गेन्स, दोनों ही केसेस में आई सी अपॉन आई ई हमने स्टडी किया अल्फ़ा, एंड आई सी अपॉन आई बी स्टडी किया है बीटा। तो ये दो गेन्स हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो अब इसी रेशियोज़ को जब हम इससे रिलेट करेंगे, अल्फ़ा को इससे एंड बीटा को इससे, तो हम यहाँ पर आई ई अपॉन आई सी की जगह पर 1 अपॉन अल्फ़ा और आई बी अपॉन आई सी की जगह 1 अपॉन बीटा पुट कर देंगे। तो दिस इक्वेशन विल चेंज लाइक दिस। तो 1 अपॉन अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1, ये रिलेशन आ जाएगा। एंड इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये रिलेशन मिल जाएगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी बहुत यूज़ होता है। और इसी इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम नेक्स्ट एक और फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेंगे, बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो अगर बीटा की वैल्यू गिवन है तो हम अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है तो हम बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का यूज़ इसीलिए होता है कि समटाइम्स हमें क्वेश्चंस में अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, बीटा पूछा गया, या बीटा गिवन है या अल्फ़ा पूछा गया, तो हमें ये दो फॉर्मूले याद करने होंगे, अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 एंड बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अब एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जो इसी अल्फ़ा एंड बीटा पर बेस्ड है। ये एग्जांपल नंबर 5.4। अब इसमें देखिए, फॉर अ वैल्यू ऑफ बीटा फॉर द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर अ ट्रांजिस्टर इज 100, तो आपको बीटा की वैल्यू गिवन है। इफ द वैल्यू ऑफ एमिटर करंट इज 10 मिली एम्पियर, एमिटर करंट 10 मिली एम्पियर गिवन है, देन डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कलेक्टर एंड बेस करंट। तो ये दो वैल्यूज पूछी गई है, कलेक्टर करंट की और बेस करंट की। तो अगर हम बीटा वाले फार्मूला पे जाएं कि बीटा का जो हम लोगों ने फार्मूला स्टडी किया है, तो बीटा इक्वल्स टू हमने क्या स्टडी किया है, आई सी अपॉन आई बी, और यहाँ हमें बेस करंट और कलेक्टर करंट दोनों निकालने हैं। तो सिर्फ बीटा नोन है एंड दीज बोथ पैरामीटर्स आर अननोन, तो हम इस फॉर्मूले से तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो अल्फ़ा इक्वल्स टू है
IC अपॉन IE। यहाँ पर भी हमें IE की वैल्यू तो पता है, बट IC और अल्फा ये दोनों अननोन है, तो यहाँ से भी नहीं कैलकुलेशन कर सकते हैं। एंड थर्ड फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा है, IE इक्वल्स टू IB प्लस IC। यहाँ पर भी हमारे पास में सिर्फ एक वैल्यू नोन है एंड रेस्ट टू वैल्यूज आर अननोन। तो हमें इनके कॉम्बिनेशंस को ही यूज़ करना पड़ेगा सो दैट कि वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कलेक्टर एंड बेस करेंट्स। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहला काम करेंगे कि हम अगर अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो हम IC को ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे, बिकॉज हमें एमिटर करंट पता है और अल्फ़ा बस पता चल जाए। तो अल्फ़ा पता करने का फॉर्मूला हमने स्टडी कर लिया, बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक, अब इसके थ्रू हम अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 0.98। 0.98 इसमें रख देंगे और IE की वैल्यू रख देंगे, IC की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। और एक बार जब IC की वैल्यू कैलकुलेट हो गई तो हम या तो इस इक्वेशन का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, बीटा की वैल्यू पुट करें एंड IC की वैल्यू पुट करें, IB कैलकुलेट कर लेंगे, या इस इक्वेशन में IE और IC की वैल्यू पुट करें तो हम बीटा की वैल्यू IB की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों फार्मूले से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे लिए ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑल्सो। तो बेस करंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो बेस करंट की वैल्यू है ये वैल्यू बहुत कम आ रही है, नेग्लिजिबल 0.2 मिली एम्पियर्स। अगर आप IC एंड IE से इसका कंपैरिजन करेंगे तो दिस वैल्यू इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत कम वैल्यू होती है बेस करंट की ऑलवेज। सेकेंड न्यूमेरिकल गिवन है, द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर अ ट्रांजिस्टर इज, अगेन वैल्यू ऑफ अल्फा इज गिवन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। तो सेम रिलेशन आप यूज करेंगे, बीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ बीटा इज चेंजेस टू 100। तो सिंपल है कि अगर हम बीटा की वैल्यू को 100 कर देंगे तो अल्फा की वैल्यू, तो सिंपल यही फॉर्मूला यूज करेंगे, बीटा की वैल्यू 100 रखेंगे, अगेन कैलकुलेशन कर लेंगे। इस न्यूमेरिकल में भी एनपीएन ट्रांजिस्टर में IE की वैल्यू गिवन है, बीटा की वैल्यू गिवन है, डिटरमाइन IC एंड IB। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो प्रीवियस केस में हमने किया था, सेम। तो वही सेम टैक्टिक्स लगाएंगे एंड कैलकुलेशंस कर लेंगे। सोल्यूशन इसमें अवेलेबल है, हम इसको शेयर कर देंगे आज। तो ये तो अल्फा और बीटा के बारे में हो गया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं लीकेज करंट इन कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। तो लीकेज करंट हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, जो हम लोगों ने ICBO यानी रिवर्स सैचुरेशन करंट, जब हम इस जंक्शन को, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में अप्लाई करते हैं, तो इस केस में यहाँ पर ये जंक्शन रिवर्स बायस में जब होता है तो इसमें रिवर्स बायस की वजह से, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से एक बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो होती है, जिसे कि हम लीकेज करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। तो इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। तो इसको हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो हम एमिटर साइड को ओपन कर देते हैं, बिकॉज अगर हमने इस एमिटर साइड का कनेक्शन कर दिया, ये कनेक्शन अगर हम इस कनेक्शन को कर देते हैं तो यहाँ पर IE करंट फ्लो होने लगेगी, एंड ड्यू टू दिस IE करंट यहाँ पर जो IC करंट की वैल्यू होगी वो लार्ज वैल्यू आ जाएगी करंट की, ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस IE करंट। तो इन दैट केस हम वो करंट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे जो कि यहाँ पर रिवर्स सैचुरेशन करंट है, जिसकी वैल्यू बहुत कम है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस एमिटर करंट को बंद करना होगा, सो दैट कि यहाँ से कोई भी करंट पास ना हो। इन दैट केस ओनली हम इस रिवर्स बायस में क्या करंट फ्लो हो रही है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दैट इज वाई यहाँ पर ये एक स्विच का यूज किया गया है एंड इस स्विच को ओपन कर दिया गया है, सो दैट कि वी कैन कैलकुलेट द लीकेज करंट। तो स्विच ओपन कर देंगे, हम इजिली लीकेज करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एंड दिस लीकेज करंट इज डिनोटेड बाई ICBO। ठीक, तो ये करंट हो जाएगी। अब अगर हम उस स्विच को क्लोज कर दें और ओवरऑल करंट कैलकुलेट करना चाहें तो ओवरऑल करंट क्या होगी, ओवरऑल करंट होगी जो IC करंट IE की वजह से फ्लो हो रही है वो, जो कि नियरली इक्वल्स टू IE है।
एक ये करंट होगी और साथ ही साथ प्लस में एक करंट ये लीकेज करंट होगी। तो ये दो करंट्स प्रेजेंट होंगी सर्किट में। तो IC विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ अल्फा IE प्लस ICBO। और ये अल्फा आई कहाँ से आएगा, हम अल्फा इक्वल्स टू IC अपॉन IE पढ़ रहे थे। तो अगर हम IC की वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू IE कैलकुलेट करेंगे तो हम इसी फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। IC इक्वल्स टू इस फार्मूले से निकालेंगे तो अल्फा IE आ जाएगा और प्लस लीकेज करंट ऐड कर देंगे। तो ये ओवरऑल करंट की इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने इसमें उस करंट को भी इंक्लूड कर लिया जो करंट नेग्लिजिबल है, दैट इज ड्यू टू द थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स। तो अब इसको इसमें भी हम अल्फा या बीटा के फॉर्म में भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो जैसे कि हम अगर अल्फा के फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, IE की जगह पर IB प्लस IC पुट कर देंगे, इसको इस तरफ नीचे ले आ करके, और उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में ये करंट की इक्वेशन चेंज हो जाएगी। ICBO को इस तरफ ट्रांसपोज कर दिया तो IC इक्वल्स टू हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, अब उसके बाद में IC के टर्म्स को हम एक तरफ कलेक्ट कर लेंगे, एक तरफ कलेक्ट कर लेंगे तो IC और ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा और इक्वल्स टू में अल्फा IB और प्लस ICBO आ जाएगा। 1 माइनस अल्फा को इधर डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो अगेन एक और रिलेशन हमारे पास में आ जाएगा ये। तो इनकेस हमें एमिटर करंट नहीं पता है, बेस करंट और लीकेज करंट पता है, तो हम इनके टर्म्स में भी IC की कैलकुलेशन कर सकते हैं। एंड जैसा कि हमने PN जंक्शन डायोड में स्टडी किया था कि अगर हम इस रिवर्स सेचुरेशन करंट की बात कर रहे हैं या लीकेज करंट की बात कर रहे हैं तो ये करंट के बारे में ये एक पंचलाइन हम लोगों ने स्टडी किया था कि इट डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। जैसे वहाँ पर जो रिवर्स सेचुरेशन करंट फ्लो हो रही थी वैसे यहाँ पर भी है, क्योंकि ये भी रिवर्स बायस में PN जंक्शन डायोड यूज हो रहा है। तो यहाँ पर भी ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट है, ये करंट आपकी 10 डिग्री राइज पर डबल हो जाएगी। अब कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में बात करते हैं लीकेज करंट की। जैसे कि कॉमन बेस में कैलकुलेट किया, ऐसे ही लीकेज करंट कॉमन एमिटर में भी है। तो यहाँ पर भी देखिए स्विच को ओपन किया गया है एंड करंट कैलकुलेट की जाएगी। तो अगेन ये जो जंक्शन है ये हमारा रिवर्स बायस में होगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में जो जंक्शंस फॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पर दो जंक्शंस फॉर्म हो जाएंगे। एक करंट होगी जो हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं, ICBO, ठीक, और दूसरी करंट एक और होगी, मतलब मींस यहाँ पर जो लीकेज करंट होगी उसको हम ICEO से रिप्रेजेंट करेंगे। और दिस ICEO इज कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स, जो हमने इससे पहले अभी स्टडी किया था, ICBO करंट अक्रॉस द कलेक्टर बेस जंक्शन। तो कलेक्टर बेस जंक्शन के बीच में ये करंट होगी। इसके साथ साथ एक करंट और होगी विच करंट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ होल्स विच फ्लो अक्रॉस द बेस एमिटर जंक्शन, यानी इस जंक्शन में। क्योंकि इस जंक्शन को हमने ओपन सर्किट कर रखा है तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से कोई करंट नहीं फ्लो होगी, बट माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से, यानी यहाँ पर जो होल्स हैं, इन होल्स के मूवमेंट की वजह से एक करंट यहाँ पर फ्लो होगी, जिस करंट की वैल्यू बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी, बहुत कम वैल्यू होगी। तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ होल्स विच फ्लो अक्रॉस द बेस एमिटर जंक्शन, इसकी वजह से एक करंट और होगी। तो इस करंट को हम क्या कहेंगे, इस करंट को हम कहते हैं बीटा इंटू ICBO। तो यहाँ पर जब हम ओवरऑल लीकेज करंट की बात करेंगे तो इट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ ICBO प्लस बीटा इंटू ICBO। तो ओवरऑल जो लीकेज करंट होगी वो ये बन जाएगी, ICBO ब्रैकेट में 1 माइनस बीटा।
इसी चीज़ को हम दूसरी तरह से भी देख सकते हैं। हमारे पास में ये करंट की इक्वेशन है आई इक्वल्स टू आई सी प्लस आई बी। अब इसमें हम आई सी इक्वल्स टू कैलकुलेट करेंगे तो अल्फ़ा आई ई प्लस आई सी बी, ये रिलेशन अभी हमने कैलकुलेट किया था कि ये कलेक्टर करंट की वैल्यू होती है। अब इसमें हम इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन ये वैल्यू पुट कर देंगे इसमें हम आई ई की यहाँ पर। तो क्या होगा, आई सी इक्वल्स टू अल्फ़ा और आई ई की जगह हम आई सी प्लस आई बी पुट करेंगे, प्लस आई सी बी, ये पहले से था, ब्रैकेट ओपन करेंगे, आई सी के टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे, अगेन हमारे पास में ये वाला टर्म आ जाएगा जो हमने इससे पहले अभी डेराइव किया था। तो हम इस तरह से भी इसको डेराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसी में हम क्या करेंगे, हम अपना जो सेकंड रिलेशन है हमारे पास में बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, इसके थ्रू हम इसी इक्वेशन को बीटा के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर देंगे। और सेकंड रिलेशन हमारे पास में है आई सी बी ओ इक्वल्स टू आई सी बी ओ अपॉन 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू आई सी ओ। ये दोनों रिलेशंस को जब हम इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो वी विल गेट आई सी इक्वल्स टू बीटा आई बी प्लस आई सी ओ। तो ये हमारी अब इस केस में नई करंट इक्वेशन आ जाएगी, आई सी इक्वल्स टू बीटा आई बी प्लस आई सी ओ। जैसे कि प्रीवियस रिलेशन में हमने कैलकुलेट किया था कि हमारे पास में जो करंट है, अगर हम बीटा इक्वल्स टू बात करें तो बीटा इक्वल्स टू हमने पढ़ा है आई सी अपॉन आई बी। तो यहाँ से अगर हम आई सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आई सी विल बिकम बीटा इंटू आई बी प्लस, अब क्योंकि यहाँ पर भी लीकेज करंट है तो अगर हम उस लीकेज करंट को भी यहाँ पर कंसीडर करेंगे तो इन दैट केस हम प्लस आई सी ई ओ ये भी लिखेंगे फॉर कॉमन एमिटर केस। तो ये हमारी इक्वेशन, ओवरऑल इक्वेशन बन जाएगी, एंड द सेम इक्वेशन इज डेराइव्ड हियर आल्सो। नेक्स्ट फिर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम यूज़ होता है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके हम डेरिवेशंस पे नहीं जाएंगे, इसमें आप बस ये देख लीजिए कि यहाँ पर हम अगर करंट गेन की बात कर रहे हैं तो उस करंट गेन को यहाँ पर गामा से रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन कलेक्टर के केस में। एंड जो रिलेशंस हैं, इन रिलेशंस के बस फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा क्योंकि गामा कभी पूछा नहीं जाता है। गामा इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा एंड गामा इक्वल्स टू बीटा प्लस 1, ये रिलेशन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो गामा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू बीटा। ठीक, गामा इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू बीटा। और अगर हम इस कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने बताया कि इट इज़ रेयरली यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन पर्पस, बिकॉज इसका जो वोल्टेज गेन होता है, वोल्टेज गेन ऑलमोस्ट यूनिटी होता है, 1 के इक्विवेलेंट होता है। इसीलिए हम इसको एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए क्या होना चाहिए, जो गेन होना चाहिए वो लार्ज होना चाहिए, वोल्टेज गेन। और अगर लार्ज नहीं है, इक्वल टू यूनिटी है, तो इट मीन्स जैसे कि हमने बफर एम्पलीफायर पढ़ा था ऑप एम्प में, ये लगभग उसी तरह वर्क करेगा कि जो इनपुट आ रहा है सेम वही आउटपुट पे देगा। तो दैट इज़ वाई कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को नहीं यूज़ करते हैं एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए, इसे इम्पिडेंस मैचिंग के लिए कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। इसको भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास में कंपैरिजन है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में कंपैरिजन पूछा जाता है कि कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में कंपैरिजन बताइए। तो ये कंपैरेटिव चार्ट बना हुआ है। अगर हम इनपुट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो किस तरह से, यहाँ पर बस ये चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिखी हुई हैं, तो इसको आप, ये लो ही होगा बट इसकी वैल्यू जो है ये थोड़ा सा और कम होगी, अराउंड 1 किलो ओम।
ठीक है, ये वैल्यूज़ को आप करेक्ट कर लीजिएगा। और इसकी वैल्यू हाई ही होती है लेकिन अराउंड 40 किलो ओम होती है। तो इनपुट रेजिस्टेंस कम होता है एंड आउटपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। सिमिलरली यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ये हाई और लो, जस्ट रिवर्स इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन से। इसके बाद अगर करंट गेन की बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट मतलब लेस देन यूनिटी होता है और 0.98 इस तरह इसी रेंज में आता है इसका करंट गेन कॉमन बेस का। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ हमने जो पढ़ा था ये अल्फ़ा पढ़ा था और अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन यूनिटी बताई थी। कॉमन एमिटर केस में हमने आपको बीटा बताया है, इसकी वैल्यू हाई अराउंड 100 होती है और इस केस में ये गामा होता है और गामा इज़ नियरली इक्वल्स टू बीटा, तो इसीलिए यहाँ पर भी हाई वैल्यू लिखी हुई है 100। ऐसे ही जब वोल्टेज गेन की बात करते हैं तो वोल्टेज गेन इसका स्मॉल है अराउंड 150, इसका हाई है 500 और इसका लेस देन यूनिटी, अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। तो अब अगर इसका गेन बहुत ज़्यादा है वोल्टेज गेन, तो इट मीन्स अगर हमें एम्पलीफायर की तरह यूज़ करना है तो एम्पलीफायर की तरह हम किसको यूज़ करेंगे, जिसका गेन ज़्यादा होगा, क्योंकि एम्पलीफायर में हमें क्या करना होता है, हमें इनपुट को बहुत ही ज़्यादा एम्पलीफाई करके आउटपुट पे प्रोड्यूस करना होता है। तो फॉर दैट गेन की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, एज लार्ज एज पॉसिबल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो इन केस ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन गेन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ वाई इट इज़ यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। मेनली इसी एम्पलीफायर का मतलब इसी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ किया जाता है, बट वी कैन यूज़ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑल्सो, क्योंकि गेन यहाँ पर भी है 150 टाइम्स, ये भी एम्पलीफिकेशन कर रहा है। बट अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करी जाएगी तो एज एन एम्पलीफायर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन वर्क्स बेटर देन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही लीकेज करंट की बात करें, लीकेज करंट यहाँ पर बहुत कम है, यहाँ पर थोड़ी सी लार्ज है और यहाँ पर भी लार्ज। एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो ये हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस में, ये ऑडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस में और ये इम्पिडेंस मैचिंग में यूज़ होता है। ठीक, अब जैसा अभी हमने आपको बताया कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इन एम्पलीफायर सर्किट्स, तो रीज़न हमने डिस्कस कर लिया, द सेम इज़ एक्सप्लेन्ड इन दिस पैराग्राफ ऑल्सो। इसके बाद फिर ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है। तो कैरेक्टरिस्टिक में हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे कॉमन बेस एम्पलीफायर की बात करते हैं, तो जैसे हम लोगों ने डायोड में किया था कि जब हमें कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी होती है तो इन दैट केस हमें क्या करना होता है, हमें इनपुट वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है एंड आउटपुट वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो अब जैसे कि ये हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। अब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ये सीरीज रेजिस्टेंस लगाया गया, एक बैटरी लगा दी गई VEE और इधर VCC लगा दी गई। अब आफ्टर दैट हमें क्या करना है, क्योंकि हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें इन वोल्टेजेस को वेरी करना होगा। तो वेरी करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देंगे दोनों साइड में, सो दैट कि वी कैन वेरी द वोल्टेजेस, क्योंकि जब तक वोल्टेज का वेरिएशन नहीं होगा तब तक करंट का वेरिएशन नहीं होगा एंड हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हमने रेजिस्टेंसेस लगा दिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस टू वेरी द वोल्टेजेस। ठीक, ये काम हो गया। सेकंड, अब हमें क्या काम करना है, हमें मेजरमेंट करना है वोल्टेजेस एंड करंट्स का। तो ये हमारा इनपुट साइड हो गया, ये बेस एमिटर जंक्शन। तो बेस एमिटर जंक्शन अगर इनपुट साइड हो गया तो हम इस एमिटर टर्मिनल और इस बेस टर्मिनल, इन दोनों के बीच में वोल्टेज मेज़र करेंगे। तो वोल्टेज मेज़र करने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस हमें वोल्ट मीटर लगाना होगा। तो हमने ये देखिए एक वोल्ट मीटर इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस लगा दिया। ठीक है, ये टर्मिनल्स तो कॉमन ही है, तो ये लग गया।
सेकंड हमें क्या करना होगा, करंट मेज़र करना है। तो करंट मेज़र करने के लिए हमें क्या करना होगा, जिस पाथ में करंट फ्लो हो रही है इस पाथ में ये सीरीज़ में एक एमीटर कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर एक एमीटर कनेक्ट कर दिया। अब ये दोनों चीज़ें क्या करेंगे कि ये करंट मेज़र करके देगा, इनपुट करंट, और ये इनपुट वोल्टेज मेज़र करके देगा। सिमिलर कनेक्शंस हम आउटपुट साइड में करेंगे। पैरेलल में बेस और कलेक्टर वाले पॉइंट्स में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, और यहाँ पर जो सीरीज़ में जहाँ पर से ये कलेक्टर करंट फ्लो होती है यहाँ पर हम एक अमीटर कनेक्ट कर देंगे टू मेज़र द कलेक्टर करंट। अब ये अमीटर हमें कलेक्टर करंट मेज़र करके देगा, ये वोल्ट मीटर हमें VCB की वैल्यू कैलकुलेट करके देगा। Similarly, this emitter will calculate the value of emitter current, and this voltmeter will measure the value of voltage VEB, emitter base junction का voltage। तो अब जब सारी वैल्यूज़ हम मेज़र कर सकते हैं, हम वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज को मेज़र करेंगे, उसके वोल्टेज को वेरी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ हम वोल्टेज मेज़र करेंगे, एंड डिपेंडिंग अपॉन दिस वोल्टेज यहाँ पर करंट में चेंज होगा। तो अब हम इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की जैसे बात करते हैं, अगर हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, तो आपको ये देखिए शो किया गया है, और ये कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से होता है। तो VCB की वैल्यू का भी इस पर इफेक्ट होता है कि VCB की वैल्यू हम क्या अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये VCB की जो वैल्यू है, ये वैल्यू, ये VCB की वैल्यू क्या है, जो हम इस कलेक्टर एंड बेस जंक्शन में जो यहाँ पर बायसिंग अप्लाई कर रहे हैं, जो रिवर्स बायस अप्लाई कर रहे हैं। तो ये रिवर्स बायस की वैल्यू है। जितनी ज़्यादा रिवर्स बायस की वैल्यू होगी, ये कैरेक्टरिस्टिक उतना ज़्यादा ये लीनियरिटी की तरफ इंक्रीज होता जाता है, और इसकी वैल्यू जितनी कम है उतना ज़्यादा ही इसमें कर्व होता है। इसको आप लोग छोड़ दीजिए, अर्ली इफेक्ट हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पर आ जाते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो इट मीन्स हम आउटपुट वोल्टेज और जो आउटपुट करंट है यानी आईसी और VCB के अक्रॉस ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर डिपेंड करेगा कि एमिटर करंट की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये जो कलेक्टर करंट है ये डिपेंड करती है हमारे एमिटर करंट पर। तो इसलिए एमिटर करंट पर भी डिपेंडेंसी होगी। तो एमिटर करंट को अगर हम एक बार किसी वैल्यू पे कांस्टेंट कर दें, तो उसके बाद हम वोल्टेज के अकॉर्डिंग इस करंट की वैल्यू को देख सकते हैं कि क्या होगी। तो यहाँ पर ये जो रीजंस हैं आपके, एक मिनिमम वैल्यू है, जैसे कि ये जो I इक्वल्स टू 0 दी हुई है, इस वैल्यू के बियॉन्ड यानी ये जो नीचे का पोर्शन है ये कट ऑफ रीजन कहलाता है। इट मीन्स कि इस टाइम पर कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता है। सिमिलरली एक रीज़न है ये सैचुरेशन रीजन, और एक रीज़न है ये एक्टिव रीजन। तो करंट क्या होता है, करंट धीरे धीरे इंक्रीज होती है और उसके बाद में फिर ये कांस्टेंट हो जाती है ऑलमोस्ट, और डिपेंडिंग अपॉन एमिटर करंट ये वैल्यू ज़्यादा होती है। आई की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ये कर्व आपका उतना ऊपर तक जा करके कलेक्टर करंट की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसके बारे में, इनको स्टडी कर लीजिएगा।
तो आउटपुट रेजिस्टेंस मेजर करना है तो सिंपल V इक्वल्स टू IR का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आउटपुट रेजिस्टेंस विल बी द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट, IE को हम कांस्टेंट रखेंगे। तो इस तरह से हम आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू हम लोगों ने स्टडी कर ली, DC, अल्फ़ा DC और अल्फ़ा AC, तो सेम यही रिपीटेड चीज़ें हैं यहाँ पे। अब आप लोग पूछ लीजिए, आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग। सर हाँ जी, सर कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का डेरिवेशन एक बार और बता दीजिए। कॉमन बेस अल्फा वाला या लीकेज करंट का? सर लीकेज करंट का। सर ये डेरिवेशन हम लोग को करने भी होंगे? नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर वो आपके कॉमन, ये जो कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बताया वो अल्फ़ा बीटा रिलेशनशिप, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल और कैरेक्टरिस्टिक, ये मेनली ये चीज़ें पूछी जाती है। लीकेज करंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, लीकेज करंट उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको एक्सप्रेशंस याद होने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कभी कभी लीकेज करंट की वैल्यू दे करके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको एक्सप्रेशंस याद होने चाहिए। बाकी डेरिवेशन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप ये डेरिवेशन स्टडी करें, क्योंकि ये डेरिवेटिव पार्ट आपको इसलिए बताया गया है कि कौन सी वैल्यू कहाँ से आई है, ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से ये लीकेज करंट आ रही है। जैसे कि हमने बता तो दिया कि आप मान लीजिए आपको हमने बता दिया कि ICBO आ रही है, लेकिन ICBO कहाँ से आई, क्यों आई, तो ये चीज़ भी हम लोगों को डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि जो लीकेज करंट है वो किस वजह से यहाँ पर आ रही है, ड्यू टू रिवर्स बायसिंग। और रिवर्स बायसिंग हम लोग डायोड में स्टडी कर चुके हैं कि ये माइनॉरिटी कैरियर, जो थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, उनकी वजह से ये लीकेज करंट होती है। तो वो एक्सप्रेशन में तो हम लिख सकते हैं कि हाँ हमने डायरेक्ट आपको बता दिया कि ये एक्सप्रेशन है, बट ये आया कहाँ से है ICBO, ये जानना ज़रूरी है, तो इसलिए ये आपको बताया गया है। बाकी डेरिवेशन नहीं आता है